वेलकम वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बैक बेंचेस अकेडमी। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा आफ्टर लोड के बढ़ने से क्या होगा, प्री लोड के बढ़ने से हार्ट पे क्या होगा। तो ये देखें कि हाफ आफ्टर लोड जो है अब मतलब कार्डियक आउटपुट पे इसका क्या इफेक्ट होगा। तो आफ्टर लोड जब हार्ट का बढ़ जाएगा मतलब उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, तो आपका कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। एक चीज़ ये वाली, आफ्टर लोड के बढ़ने से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी क्योंकि अब हार्ट जो है ना वो अगेंस्ट रेजिस्टेंस इतना ब्लड को नहीं बाहर भेज सकता। तो उसके बाद प्री लोड के बढ़ने से कार्डियक आउटपुट पे क्या होगा, प्री लोड के बढ़ने से अब क्या है, वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा हार्ट के अंदर। मतलब क्या कि ये प्री लोड बढ़ा, इसकी वजह से अब क्या हुआ, वेनस रिटर्न बढ़ गया हार्ट के अंदर। वेनस रिटर्न के बढ़ने की वजह से जब हार्ट ने जब कंट्रैक्ट करना है तो अब उसके पास क्योंकि ब्लड ज़्यादा है तो अब उसकी वजह से इसका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। तो ये वाली 2-3 चीज़ें थी इसके अंदर। और इसके बाद वेजो कंस्ट्रिक्टर क्या करती हैं और वेजो डायलेटर क्या करती हैं। तो कंस्ट्रिक्टर जो है ये क्या कर देंगी, आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है उसको बढ़ा देंगी। और उसके बाद अगर डायलेटर दे देंगे आप, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगी, आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो वही बात होगी, आपने कार्डियक आउटपुट बढ़ानी है तो अब पेशेंट में अगर कोई मसला चल रहा है तो आप क्या करें, अब उसमें टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करने के लिए वेजो डायलेटर दे दें पेशेंट को, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। और इसके अलावा ये वेजो कंस्ट्रिक्टर वगैरह ये इसमें टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है हमारी बढ़ जाएगी। बाकी आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमारा है मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। तो अब इसमें क्या है कि आपकी जो मायोकार्डियम है उसको अब ऑक्सीजन जो है वो भी तो चाहिए ना, अब वो क्योंकि काम कर रही है, हार्ट आपका काम कर रहा है, मायोकार्डियम काम कर रही है, तो उसमें अब क्या है कि आपका हार्ट को काम करने की वजह से अब आपको ऑक्सीजन भी तो चाहिए। वही बात होगी मसल्स वाली कि मतलब मसल ने काम करना तो उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तभी काम कर रहे हैं वो। तो ये हमारी ऑक्सीजन जो है हार्ट की डिमांड जो है वो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, बात वही है उसमें। तो अब इसमें क्या है कि ये हमारी बढ़ती कब है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ कब करेगी, जब आपका हार्ट जो है वो कंट्रैक्शन ज़्यादा कर रहा होगा, ज़्यादा कंट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो उसमें अब क्या है, आपकी मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, उसको काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। अब इसमें आफ्टर लोड ज़्यादा बढ़ गया, मतलब बढ़ गया हार्ट में, तो अब उसकी वजह से क्या है, आफ्टर लोड ज़्यादा होगा, हार्ट को अब क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो आपकी इसमें भी बढ़ जाएगी। और उसके बाद मतलब आफ्टर लोड बढ़ जाएगा तो आपकी ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डिमांड भी हार्ट को ज़्यादा चाहिए, तो उसकी वजह से हार्ट की मतलब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। उसके बाद हार्ट रेट अगर ज़्यादा हो गया पेशेंट का तो उसमें क्या हो जाएगा, हार्ट रेट अब ज़्यादा, हार्ट ज़्यादा काम कर रहा है, तो जब एक चीज़ ज़्यादा काम कर रही है तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी उसकी। और उसके बाद अगर वेंट्रिकल का डायमीटर बढ़ गया, ये वाली चीज़, तो ये आगे हम आगे पढ़ेंगे इसमें, मतलब ये क्या चीज़ है ये। तो उसके लिए अभी आप ये याद रख लें कि वेंट्रिकल का डायमीटर बढ़ने की वजह से आपकी ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। बाकी यहाँ पे लैप्लास लॉ है, इसमें अब क्या इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये हमारा लैप्लास लॉ क्या कह रहा है। तो जो भी मतलब आपका रेडियस बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे अब हमने एक हार्ट की थोड़ी सी पिक्चर बनाई, तो इसमें अब क्या है, आपका रेडियस बढ़ रहा है, तो रेडियस के बढ़ने की वजह से जितना रेडियस ज़्यादा होता रहेगा, जितना प्री लोड ज़्यादा आता रहेगा, हार्ट को उसके अगेंस्ट टेंशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो ये आपका क्या है, लैप्लास लॉ है। तो मतलब प्रेशर भी उतना ज़्यादा, जितनी ज़्यादा टेंशन, जितना ज़्यादा रेडियस उतनी ज़्यादा टेंशन, और जितनी ज़्यादा टेंशन उतना ज़्यादा प्रेशर। तो बस यही वाली चीज़ इसमें है मतलब। तो इसके बाद आगे ये स्ट्रोक वॉल्यूम हमने देख लिया था कल, सॉरी आज ही देख लिया था। तो इसमें क्या है कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो हमने देख लिया, उसमें क्या कहाँ कहाँ पे बढ़ रहा है, क्या क्या हो रहा है इसमें। तो अब ये हमने देखना है कि स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा कब और कम कब होगा, जब आपकी आफ्टर लोड जो है, वही बात होगी कि जब रेजिस्टेंस कम है पेशेंट वो अगेंस्ट द पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है हार्ट अगर वहाँ पे कम है, हार्ट ज़्यादा इजीली कंट्रैक्ट कर जाएगा, तो आपका आफ्टर लोड जब आपका कम होगा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से प्री लोड ज़्यादा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद अगर कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा है तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन है क्या हमारी, ये पहले तो ये देख लें, हमारी कंट्रैक्टिलिटी को शो कर रही होती है। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, वही जो आपको मैंने बताया कि आपका हार्ट जो है उसने अब उसके अंदर जो 120 ml ब्लड आया है, 120 जो उसका आया डायस्टोल के अंदर, अब उसने उसको बाहर भी तो भेजना है। अब ऐसा नहीं होता कि सारे का सारा वो बाहर भेज देता है, उसमें से कुछ ब्लड जो है ना, मतलब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं, वो कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर, वो ब्लड के अंदर रह जाता है, हार्ट के अंदर रह जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो हमने मतलब देखा था 50 है,
तो अब इसमें क्या है कि वो जो इजेक्शन भेजी है उसने, फ्रैक्शन जो ब्लड का बाहर भेजा है, उसको हम क्या कहेंगे, इजेक्शन फ्रैक्शन। बाकी ये क्या है कि इसके परसेंटेज में होता है ये वैसे। तो इसमें अब क्या है कि हमने देखना है कि मतलब हमने जो भेजा है बाहर और जो अंदर टोटल था, मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि हमारी एवरेज क्या है, कि एक चीज़ है, एक पेशेंट, एक बंदा है, उसने 1100 नंबर हैं, उसमें से उसने 700 नंबर लिए हैं, मतलब 1100 टोटल थे और उसमें से 700 का उसने मतलब लिया है, वहाँ पे फ्रैक्शन कर दिया है। तो अब उसकी फ्रैक्शन क्या आई है, मतलब उसका परसेंटेज क्या आई है। तो ये भी वही चीज़ है कि टोटल हमारा क्या था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो ये भी टोटल वाली यहाँ पे बात। और उसके बाद उसने दिया कितना वो हमारा, या फिर उसने कितने नंबर्स लिए वो हमारा, जो हमने स्ट्रोक वॉल्यूम दिया है, तो इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन। तो हमें ये पता है, अब हमें यहाँ पे पहले दिख डाल भी दिया है यहाँ पे। तो 120 जो है, 120 में से अब हमारा ये सॉरी हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो हमारा है 70 ml, ठीक है। और उसमें नीचे हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है 120 ml। तो इन दोनों की जब फ्रैक्शन लेंगे वो तकरीबन हमारी आ जाएगी 0.55, या फिर अगर हम इसको मतलब परसेंटेज में लें तो 55%। तो तकरीबन हमारी जो इजेक्शन फ्रैक्शन होती है वो हम 55% ऑफ द इजेक्शन फ्रैक्शन जो हमारे ब्लड अंदर आ रहा होता है वेंट्रिकल के अंदर, वो हम उसमें से 55% जो है बॉडी के अंदर भेज रहे होते हैं हर सिस्टोल में। तो उसके बाद ये कम कब हो जाती है, जब आपका सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाता है। ये आपको आगे जाके पता चल जाएगा। उसमें क्या होता है कि आपका सिस्टोल नहीं हो रहा होता हार्ट का, हार्ट जो है आगे मतलब ब्लड को भेज नहीं पा रहा होता आसान आराम से, तो आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। उसके बाद आ जाता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट की फिर वही बात आसान सा बिल्कुल, हार्ट ने आपका जो है वो ब्लड कितना भेजा है, तो कार्डियक आउटपुट इसके अब क्या है फार्मूला, ये यहाँ पे देख लें, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम के बढ़ने से कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, ये हमने पहले ऊपर देख लिया स्ट्रोक वॉल्यूम में। अब हार्ट रेट के बढ़ने से भी आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। अब ऐसे होता है, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है, बिल्कुल इजी सी बातें हैं इसमें, कि आपका पेशेंट अगर कोई है या आप भी है, अगर मतलब आप कर रहे हो एक्सरसाइज को, तो एक्सरसाइज में क्या होता है, आपकी जो शुरू शुरू में जो होती है आपकी ऑक्सीजन डिमांड, जो आपकी कार्डियक आउटपुट है आपकी बॉडी को, क्योंकि अब एक्सरसाइज में ब्लड ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो वो आपकी शुरू शुरू में क्या होता है, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। तो अब क्या होता है बाद में, जो मतलब क्योंकि अब स्ट्रोक वॉल्यूम तो अब जो हार्ट ने एक दफ़ा बढ़ा दिया वो तो बढ़ा दिया, अब उसके अलावा ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि हार्ट इसके अलावा भी ब्लड और बना दे यहाँ पे, तो वो क्या करता है अपना हार्ट रेट को बढ़ा देता है। तो शुरू शुरू में तो दोनों बढ़े, बाद में सिर्फ और सिर्फ हार्ट रेट बढ़ा और आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। और इसके बाद अगर जब मतलब कोई भी आपका पेशेंट है उसमें अब डायस्टोल नहीं हो रहा, डायस्टोल नहीं होगा, तो अब क्या है, ब्लड आपका अंदर आएगा नहीं, हार्ट के अंदर नहीं आएगा। अब डायस्टोल में क्या होगा, फीलिंग हो रही है ब्लड की, अगर वो नहीं आ रहा तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। मतलब जब एक पेशेंट का हार्ट रेट ही बढ़ गया है तो अब फीलिंग ही कम होगी, यहाँ पे फीलिंग नहीं होगी ज़्यादा अच्छे से, तो अब क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो हार्ट ने भेजना है वो हार्ट सही से नहीं दे पाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम के कम होने की वजह से आपका कार्डियक आउटपुट कम हो गया। तो ये वाली चीज़ें थी इसमें। बाकी ये पल्स प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें क्या है कि आपका पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर आपका ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और उसमें से आपने डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है आपने माइनस कर देना है। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो आपका हार्ट जब सिस्टोल कर रहा है, जब उसने कंट्रैक्ट किया है, तो अब उसके अंदर जो ब्लड था उसने जो अब बाहर भेजा, हमारा सिंपल वर्ड्स में कहें तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो उसने बाहर भेजा, तो वो हमारा हमारा चला गया आर्टरीज़ में। अब उसकी वजह से हार्ट ने जो यहाँ पे प्रेशर बनाया है वो हमारा क्या है, ड्यूरिंग द सिस्टोल के दरमियान, सिस्टोल के अंदर जो प्रेशर आएगा वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसी तरीके से जब उसने दोबारा से डायलेट करना है हार्ट ने, अब डायलेट कर रहा है, ब्लड आपके वेसल्स में है, तो उस टाइम जो ब्लड प्रेशर आएगा वो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आपने अब ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ना वो आपका डिपेंड करता है आपके हार्ट पे, मतलब हार्ट ने जब सिस्टोल किया ना तो ये सिस्टोल पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। और जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अब इसमें देखिए हार्ट तो रिलैक्स कर रहा है, हार्ट का तो कोई काम ही नहीं है, तो आपकी ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आपका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कम है तो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब ये आपका पल्स प्रेशर क्या है, हमारा सिस्टोल दरमियान जो होता है, मतलब हमारा ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये हमारा 120 होता है और डायस्टोलिक जो है हमारा ये 80 होता है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस हमारा हो गया पल्स प्रेशर, तो ये हमारा जो है
120 में से 80 निकालेंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पल्स प्रेशर जो हमारा नॉर्मल होगा ना वो 40 का होगा। अगर एक पेशेंट ऐसा है उसमें क्या हो रहा है कि उसका 140 आ रहा है सिस्टोलिक और नीचे वाला 80 ही आ रहा है। अब इसमें अगर हम डिफरेंस लेंगे तो हमारा 60 आएगा। तो ये अब हमारा होना तो नॉर्मल चाहिए था 40, लेकिन इसमें 60 आया तो इसको हम कहेंगे वाइड पल्स प्रेशर। ये हम आगे डिजीज़ में देख लेंगे। तो इसमें अभी आपने याद रख लेना है कि आपका पल्स प्रेशर वाइड कब होगा, जब आपका सिस्टोलिक में कोई डिफरेंस आ जाए या फिर डायस्टोलिक में आ जाए और इन दोनों का डिफरेंस 40 ना आए, वो आपका वाइड पल्स प्रेशर। अब ये आपका पल्स प्रेशर होता क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके स्ट्रोक वॉल्यूम के, मतलब जो हार्ट ने बाहर ब्लड भेजा, और उसके बाद आर्टेरियल कंप्लाइंस, मतलब आपका ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आ गया इसमें। उसके बाद ये बढ़ेगा कब, आपका हाइपरथायरॉयडिज्म में। अब रिगर्जिटेशन में आपका पल्स प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि ब्लड जो है ना वो वापस चला जाएगा थोड़ा सा आपके वेंट्रिकल्स में। तो रिगर्जिटेशन, जब एओर्टिक रिगर्जिटेशन होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा चला जाएगा तो आपका पल्स प्रेशर जो है वाइड हो जाएगा। इसके अलावा ये आपके स्टिफनिंग हो जाएगी, एओर्टिक स्टिनोसिस हो जाए पेशेंट में, तो उसमें क्या हो जाएगा, एओर्टा के अगेंस्ट हार्ट जो है ब्लड को बाहर कम भेजेगा, ब्लड बाहर कम जाएगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम आएंगे, तो आपका इसमें भी ये मतलब पल्स प्रेशर आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। और उसके अलावा ये स्लीप एपनिया, ये सारी हम इंशाल्लाह रिस्पायरेटरी में कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद अगर वेगल टोन बढ़ जाए, उसमें एनीमिया और एक्सरसाइज वगैरह आ जाए तो उसमें। अब ये कम कब होगा, जब आपका एओर्टिक स्टिनोसिस हो जाएगी, ठीक है, उसमें पल्स प्रेशर आपका कम हो जाएगा, कार्डियक शॉक आ जाएगा पेशेंट में, कार्डियक टेम्पोनेट, ये सारी आगे इंशाल्लाह चीज़ें आ जाएंगी। तो अभी के लिए बाकी हमारा जो आ गया मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर हम किसे कहते हैं, तो इसके लिए क्या है, आपने ये वाला फार्मूला याद रख लेना है कि क्या है मीन आर्टेरियल प्रेशर। आपका डायस्टोलिक जो है 2/3 हो, ठीक है, डायस्टोलिक, और 1/3 हो आपका सिस्टोलिक, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपना मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है, अब हमारा हमने देखा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मैंने आपको बताया कितना 80 है, ठीक है, और सिस्टोलिक हमारा कितना है 120। 120 का थर्ड लिया हमने तो ये कितना आया 40, और ये 80 का जो है थर्ड अगर करें तो वो हमारा बनता है तकरीबन, एक मिनट, तो ये 80 का मैं असल में ना थर्ड करने गया था, तो इसमें क्या है कि 80 का जो थर्ड लेंगे वो तकरीबन आ जाएगा 52, वो सॉरी 26 आएगा, 26.6, तो हम उसको 26 कर लेते हैं। तो 26 एक आया, हमने कितने लेने हैं, 2 हिस्से लेने हैं उसके, दो, दूसरा भी 26 आ गया। अब ये 26 और 42, ये जो हमारा 40 है ये हमारा बन जाएगा 26 50, और ये 92। तो हमारा मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना आ गया 92। और ये वाली चीज़ होगी इसमें। बाकी ये स्टार्लिंग कर्व है, ये अभी हम एक दफ़ा थोड़ी देर ठहर के करते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं ये रेजिस्टेंस हमने कर ली, ये फंक्शनल कर्व्स भी इतनी मुश्किल काम कोई नहीं है। ये बाकी हमारा आ जाता है हार्ट का ये फिजियोलॉजी, जिसके अंदर कार्डियक साइकिल क्या है, और ये लूप्स जो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। मतलब ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल ही करें, अगर आज टाइम मिल गया तो मैं आज ही इनकी वीडियो बना दूँगा। तो अभी के लिए यही काफ़ी है। तो अगर इसमें आपको कोई मसला हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।